अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? मेरे सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जाएंगे उसके बारे में बताने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल सादी रिएक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ भाई अभी जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जो है वो ऑल के ऊपर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप आगाह रहें। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो आपने हमें रेकमेंड की थी कमेंट्स के अंदर कि भाई आप डिफेंस डिटेक्टिव की एक नई वीडियो आई है द नेक्सस ऑफ तालिबान एंड पाकिस्तान, तो आप इसके ऊपर रिएक्शन दें। तो आपके कहने के ऊपर इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं। आइए चलते हैं, वीडियो देखते हैं और उसके बाद इसके ऊपर डिबेट करते हैं, बात करते हैं। अगर इंट्रो की बात की जाए तो जो इंडिया में सीटीडी आ रहा है उसका इसके इंट्रो की तरह इनका थोड़ा सा इंट्रो है। पर उपलब्ध है, इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस एपिसोड में बात होने वाली है पाकिस्तान और तालिबान के गठजोड़ के बारे में, जो उसने तैयार किया था भारत को काउंटर करने के लिए। अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है और पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि उसकी जीत हो गई है और उसने भारत को काउंटर कर दिया है, भारत को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। लेकिन असलियत क्या है और पाकिस्तान और तालिबान का यह गठजोड़ किस तरह खुद पाकिस्तान के गले की फांस बन सकता है, इसकी पूरी डिटेल मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि तालिबान ने 1996 में भी काबुल पर कब्जा किया था, 5 साल सरकार चलाई थी। लेकिन तब बात कुछ और थी। तब तालिबान ने मुजाहिदों के अलग अलग गुटों से बनी सरकार को शिकस्त दी थी, जो खुद ही आपस में भरोसे के संकट से गुजर रहे थे। लेकिन 2021 में अफगानिस्तान में सिविलियन सरकार थी। अमेरिका और नाटो की ट्रेनिंग के बाद 3 लाख की बड़ी फौज तैयार की गई थी। फिर भी काबुल में बैठे राष्ट्रपति को अपनी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ पिछले 20 साल से तालिबान को पाल पोस रहा था, बल्कि उन्हें हर मदद देकर उन्हें तैयार भी कर रहा था। तालिबान को पाकिस्तान के समर्थन के 2-3 बड़े कारण हैं। इसे मैं आपको बारी बारी से और एक एक करके समझाऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान के तालिबान प्रेम की जो बड़ी वजह है वो है हिंदुस्तान। और इस गठजोड़ को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1980 के दशक में उस वक्त जो तालिबान और पाकिस्तान थे वो कैसे उन्होंने अफगानिस्तान के हालातों का फायदा उठाकर आपसी रिश्ते को मजबूत किया, ये मैं आपको बताता हूं। ये वो वक्त था जब तालिबान का जन्म भी नहीं हुआ था। 1979 में जब अफगानिस्तान के भीतर सोवियत संघ की सेना दाखिल हुई, तब उसे काउंटर करने के लिए अमेरिका सामने आया और पाकिस्तान को उसने अपने साथ मिला लिया। पाकिस्तान को तब यह लगा कि जिस तरह अमेरिका उसका मददगार है, उसी तरह रूस भारत का मजबूत साझीदार है। 1971 की जंग में रूस ने इसका सबूत भी पाकिस्तान को दे दिया था। तो अफगानिस्तान में कहीं रूस की मदद से भारत अपने पांव न जमाने लगे, इस डर से पाकिस्तान रूस के खिलाफ अमेरिका की मदद करने लगा। और यहीं से शुरू हुआ अफगानिस्तान में मुजाहिदों का मैदान जंग में उतरना। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने हाथ मिला लिया। सोवियत सेना के खिलाफ जंग में वो मुजाहिदों को ट्रेनिंग देने लगे। सोवियत सेना के खिलाफ उन्होंने अफगान के युवाओं का इस्तेमाल किया, उनमें कट्टरता को पैदा किया, उनमें कट्टरता को बढ़ाया। और इसके लिए वहां पर बाकायदा पाकिस्तान ने सैकड़ों मदरसे बनवाए, वहां पर ऐसी किताबें छपवाई जिनसे उनकी इस्लामिक कट्टरता बढ़े। उन हथियारों से मुजाहिदों की फौज रूस की सेना से लड़ती रही और ठीक 10 सालों तक लड़ी। 10 साल के बाद 1989 में रूस की सेना को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। तब अमेरिका ने यह भरोसा दिया था कि रूस की विदाई के बाद वो मुजाहिदों को हथियारों की सप्लाई भी बंद कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका और पाकिस्तान मुजाहिदों को हथियार और दूसरी मदद पहुंचाते रहे, क्योंकि रूस की वापसी तो हुई, पर अफगानिस्तान की सत्ता पर रूस के समर्थक और कम्युनिस्ट नेता मोहम्मद नजीबुल्लाह काबिज थे। रूस के चले जाने के बाद भी नजीबुल्लाह की सरकार चलती रही। नजीबुल्लाह 1987 से 1992 तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे। अमेरिका और पाकिस्तान की मदद के भरोसे लड़ाई लड़ते लड़ते 1992 में
मुजाहिदों की फौज को बड़ी कामयाबी मिली जब उसे काबुल पर बढ़त मिलने लगी। काबुल पर मुजाहिदों ने कब्जा कर लिया और तब के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ा। उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। नजीबुल्लाह को भारत का समर्थन हासिल था। भारत में शरण लेने के लिए नजीबुल्लाह काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़े, लेकिन बीच रास्ते से ही उन्हें वापस लौटा दिया गया और अपनी जान बचाने के लिए नजीबुल्लाह ने संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में शरण ली। वो वहां पर करीब 4 साल तक रहे। फिर आया 1996 का साल। इस साल तालिबान ने उनकी हत्या कर बीच सड़क पर उन्हें लटका दिया और फिर तालिबान की सत्ता पर मुजाहिदों का कब्जा हो गया। अहमद शाह मसूद और अब्दुल अली मजारी जैसे मुजाहिदों के नेताओं ने अफगानिस्तान का शासन अपने हाथों में ले लिया और इन्हीं का राज चलने लगा। पर इस गठबंधन में मुजाहिदों के छोटे बड़े करीब 15 अलग अलग गुट थे, जिसके चलते इनमें आपस में ही खींचतान शुरू हो गई और इसी का फायदा उठाया तालिबान ने। 1994 में तालिबान का गठन हुआ था और कट्टर इस्लामिक विचारधारा के साथ तालिबान काबुल पर कब्जे की योजना के साथ आगे बढ़ने लगा। तालिबान को यहां पाकिस्तान का साथ मिला। गौर करने वाली बात यह है कि 1992 में सरकार बनाने के बाद मुजाहिदों का गुट भारत से दोस्ती के रास्ते पर चल रहा था। अहमद शाह मसूद जैसे नेताओं की भारत से करीबी पाकिस्तान को नागवार गुजरी और पाकिस्तान ने तब उभरते तालिबान को मदद करनी शुरू कर दी। तो मुजाहिदों के बीच एकता की कमी और पाकिस्तान के खुले समर्थन के चलते तालिबान का काम आसान होता गया। अपनी स्थापना के 2 साल के भीतर ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमा लिया, फिर सरकार बनाई और 5 साल तक सरकार चलाई भी। इस दौरान भी उसे पाकिस्तान का समर्थन मिलता रहा। तब पाकिस्तान और तालिबान के मिलीभगत को आप कंधार विमान हाईजैकिंग कांड के जरिए भी समझ सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तानी आतंकी भारत के विमान IC-814 को हाईजैक कर तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान में ले गए और बड़े आराम से कंधार में तालिबानियों के दम पर भारत सरकार के साथ जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को छुड़ाने का सौदा किया गया। तालिबान और पाकिस्तान के गठजोड़ को समझते हुए अब बात साल 2001 की करते हैं, जब 9/11 के अटैक के बाद अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला बोला। उसी अहमद शाह मसूद के यूनाइटेड फ्रंट के साथ मिलकर बहुत जल्द एक के बाद एक अफगानिस्तान के शहरों को जीतने लगा। 9 नवंबर को मज़ार शरीफ, 11 नवंबर को बामियान, 12 नवंबर को हेरात और 13 नवंबर को अमेरिका काबुल से भी तालिबानियों को भगाने में कामयाब हो गया। तब अमेरिकी बमबारी से बचते बचाते तालिबानी लड़ाके और उसके तमाम नेताओं ने पाकिस्तान में आकर अपनी जान बचाई। पाकिस्तान की सरकार, सेना और ISI ने बाहें फैलाकर उन्हें आसरा दिया। ISI ने तालिबान को पैसे दिए, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, हर मुमकिन मदद दी। और इस तरह से ऐसा लगा कि एक वक्त था जब तालिबान पर पाकिस्तान का फुल कंट्रोल था। और इसकी पुष्टि हुई साल 2015 में, जब हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी को पाकिस्तान के यानी कि ISI के कहने पर तालिबान में एक बड़ा पद दिया गया। अमेरिका से चली 2 दशकों की इस लड़ाई के दौरान तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान में बम धमाके करते और पाकिस्तान की सीमा में घुस जाते। 20 सालों तक तालिबान इसी तरह अमेरिका और नाटो फोर्सेस के खिलाफ लड़ता गया। एक तरह से US तालिबान वॉर में पाकिस्तान ने तालिबानियों के लिए बेस की तरह काम किया। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के दौरान भी वो तालिबानियों को शेल्टर देता रहा। इस बात को तो खुद पाकिस्तानी सरकार में मौजूद मंत्री शेख रशीद खान ने हाल ही में कबूल भी किया है कि तालिबान के लड़ाकों के परिवार पाकिस्तान में रहते हैं। उनके लड़ाकों के जख्मी होने की सूरत में पाकिस्तानी अस्पतालों में उनका इलाज चलता है। हमने सालों ISPR से ये ब्रीफिंग सुनी थी कि हमारी जंग अलकायदा से है। तालिबान के साथ जंग पे हमारी फिर भी दुनिया शक कर रही थी, लेकिन अलकायदा का बिल्कुल ऑब्वियस था। अब इसमें हमारी गलती कहाँ से है? असल मसाइल क्या है? मसाइल ये हैं कि तालिबान की या दूसरे जो वहाँ लोग हैं उनकी फैमिलीज यहाँ रहती हैं। पाकिस्तान में है, रवात है, लोईबीर है, ये बनी गाला है, सॉरी क्या है, बनी से पहले जो हमारा आता है बाराकऊ है, तरनोल है। इसी के अलावा देखिए एक बहुत बड़ा उनकी बाज़ डेड बॉडीज़ भी आ जाती हैं। बाज़ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी लोग, बाज़ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां उनकी ट्रीटमेंट होती है। सो ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान को देखें 40 साल से, जो बल्कि 70 साल से ही आप लगाएं,
मैं सारे लोग, खास तौर पर आपका प्रोग्राम अफगानिस्तान के बारे में, आप एक इशू, मैं इमरान खान को, मैं वो वजीर नहीं हूँ जो, मेरा मतलब है वजारत की भूख में इस हद तक चला जाए कि वो अपनी सोचों से ही समझौता कर ले। मैं इमरान खान को इस क्राइसिस में एक बड़ा लीडर बनते हुए देख रहा हूँ। इस साल काबुल पर तालिबानी कब्जे के करीब 15 दिन पहले ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के ऑफिस से एक बयान जारी किया गया था। अफगानिस्तान टाइम्स ने 30 जुलाई की अपनी एक रिपोर्ट में अशरफ गनी के प्रवक्ता का बयान छापा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 महीने के भीतर पाकिस्तान की ओर से 10,000 से ज्यादा आतंकी अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं, जिन्हें पाकिस्तान की संस्थाओं ने ट्रेनिंग और पैसे देकर भेजे हैं। गनी सरकार ने पुख्ता इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान पर यह आरोप लगाए थे। अब आप ये कहेंगे कि इसका क्या सबूत है कि पाकिस्तान ने 10,000 आतंकियों को ट्रेन करके अफगानिस्तान भेजा? तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो है पीओके का, यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि तालिबान और पाकिस्तान का गठजोड़ क्या है। 23 अगस्त को सामने आई इस तस्वीर के मुताबिक लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने मिलकर पीओके के अब्बासपुर से लेकर हजीरा तक रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों कारें और मोटरसाइकिल्स शामिल थी। आतंकियों के हाथों में सफेद रंग का ये झंडा भी था। ये झंडा तालिबान का है। आतंकियों ने हवा में खूब गोलियां चलाई, आतिशबाजी की। दरअसल ये काबुल पर तालिबान की जीत का जश्न था और रैली इसलिए निकाली गई क्योंकि लश्कर और जैश के आतंकी अफगानिस्तान से तालिबान के लिए जंग जीतकर पाकिस्तान वापस लौटे। इनमें कुछ वो आतंकी भी शामिल थे जिन्हें अफगानिस्तान की जेलों से तालिबान ने रिहा कर दिया था। मौजूदा वक्त में तालिबान का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? ये चेहरा है अब्दुल गनी बरादर का। और अब्दुल गनी बरादर और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। इन दोनों ने एक दूसरे को मुसीबत के वक्त काफी मदद दी है। तालिबान की मदद से कंधार प्लेन हाईजैक कांड के जरिए मसूद अजहर की रिहाई हुई तो मसूद अजहर ने पाकिस्तान की हुकूमत में अपने रुतबे का इस्तेमाल कर बरादर को 2009 में पाकिस्तान में पनाह दिलाई। अमेरिकी स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान में शरण लिए बरादर को 2010 में नूरियाबाद से गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन मसूद अजहर ने फिर आईएसआई पर दबाव बनाया कि बरादर को अमेरिका को नहीं सौंपना है। हुआ भी यही और 8 सालों तक बरादर पाकिस्तान की जेल में बंद रहा। अब्दुल गनी बरादर तालिबान का सबसे बड़ा चेहरा है। अफगानिस्तान पर एक तरह से उसकी हुकूमत है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि इससे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखिया कितना खुश होगा। जैश कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने के लिए बरादर की मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। उम्मीद तो यहां तक है कि तालिबान उसे भारत से कश्मीर छीनकर पाकिस्तान को सौंप देगा। और यह मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, इसका भी सबूत है मेरे पास। इमरान खान की पार्टी पीटीआई की स्पोक पर्सन है नीलम इरशाद शेख। उनकी बातों को जरा सुन लीजिए। पाकिस्तान पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ओवरसीज रेमिटेंसेस आ रही हैं, रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का टॉप पे नाम है। टर्किश गवर्नमेंट देख लें, मलेशियन गवर्नमेंट देख लें, अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह कर। मतलब दिल की बात जुबां पर आ गई और सिर्फ नीलम ही नहीं बल्कि ज्यादातर पाकिस्तानियों की यही सोच है कि जो काम उनकी सेना नहीं कर पाई, जो काम उनकी सो कॉल्ड नंबर 1 एजेंसी आईएसआई न कर पाई, वो काम अब तालिबान करेगा। वैसे नीलम इरशाद ने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात लाइव टीवी में कही, उन्हें इसका अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन एंकर नूरुल अरफीन सिद्दीकी को फौरन पता चल गया कि नीलम इरशाद ने लाइव टीवी पर
कांड कर दिया है। मुझे लग रहा है मैं भारतीय मीडिया पे बैठा हूं और बीजेपी का कोई नुमाइंदा मुझे इस तरह के खुशनुमा ख्वाब दिखा रहा है। ये कहां से आपने सुना है? ये किसने आपको, कोई व्हाट्सएप आया होगा कि तालिबान आपके साथ मिलकर के कश्मीर आजाद कराएंगे? वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप? किसने दिखाया है? इंशाल्लाह। ये कैसे, किसने आपको बताया? आप न्यूज़ आपको पता है आपने क्या कहा है? नहीं सुनते आप? मैडम, आपको पता ही नहीं है? जाके देखते नहीं है? आप देखते नहीं है कि पाकिस्तान की हर जगह कितनी इज्जत हो रही है, इमरान खान की कितनी इज्जत हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? हमारे साथ मिलके इंडिया, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूँ? मैडम, अल्लाह का वास्ता, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इसको दुनिया देखेगी, इसको भारत में देखा जाएगा और उसके बाद जो हम पे तबर्रे होंगे, आपको अंदाजा है? ये कहां से सुन करके आपने ये हवाई छोड़ दी? के जो टुकड़े जो उन्होंने किए हुए ना, हमारे जो टुकड़े किए हुए ना, वो हम जुड़ जाएंगे। यानी आप समझिए कि जिस कश्मीर को पाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने हमसे 4 जंगें लड़ी, वहां की सरकार लगातार ऐसे काम करती रही जिससे कश्मीर का मुद्दा उछला रहे, और वहां की ISI यहां पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देती रही जिससे कश्मीर उबलता रहे। लेकिन इसके बावजूद कश्मीर पाकिस्तान का नहीं हुआ, और अब वही पाकिस्तान तालिबान की मदद से कश्मीर को वापस लेने का ख्वाब देख रहा है। हमारी फौज के पास पावर है, हमारी हुकूमत के पास पावर है कि वो फौज के पास पावर है तो फौज खुद आजाद करा लेगी ना कश्मीर को। ये तालिबान को कहां से कूदा दिया आपने? और तालिबान अगर कूदेंगे तो फिर फौज के पास क्या काम रह गया? आप किस बिहार पे? तालिबान भी हमारा, आप मुझे बताएं, आप फौज की नुमाइंदगी कर रही हैं, तालिबान की नुमाइंदगी कर रही हैं, या हुकूमत पाकिस्तान की? उनका साथ दिया। मैडम, आप नुमाइंदा के साथ ज्यादती हो रही है कि तालिबान का, मैं ये कह रही कि अपने उनकी हुकूमत, अपने घर, हमारी हुकूमत, हमारी पाकिस्तान। आपने गौर किया होगा कि इस पाकिस्तानी नेता ने यह भी कहा कि तालिबान को पाकिस्तान ने मदद की, अब तालिबान की बारी है। इसलिए तो आज भारत, ब्रिटेन, अमेरिका के जानकार सब मानते हैं कि तालिबान को पाकिस्तान ने ही बनाया है। बगैर पाकिस्तानी मदद के तालिबान 20 सालों तक अमेरिका के खिलाफ कायम ही नहीं रह सकता था। तालिबान पर यह पाकिस्तानी मेहरबानी का सबूत है। जब 15 अगस्त को काबुल में तालिबान जीता तो पाकिस्तान की सरकार चला रहे लोग भी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिन के भीतर तालिबानी नेताओं का दल इस्लामाबाद पहुंच जाता है। इमरान सरकार के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी गर्मजोशी के साथ तालिबानी नेताओं का स्वागत करते हैं। कुरैशी उसी बरादर के गले मिलते हैं जो 8 सालों तक पाकिस्तान की जेलों में बंद रहा। प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो पाकिस्तान की जीत पर बड़ा बयान दे दिया, कहा कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। अब तालिबान को लेकर इमरान खान से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? सबको पता है इमरान खान तालिबान के बड़े हिमायती माने जाते हैं। खुद उनके ही देश में इमरान खान को तालिबान खान का नाम भी दिया गया है। अपने एक बयान में वो तालिबान को सामान्य नागरिक तक बता चुके हैं। तो अब तक की पूरी एनालिसिस से आप पाकिस्तान और तालिबान के गठजोड़ का एंगल पूरी तरह से समझ गए होंगे कि क्यों वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अच्छा, अब इसकी एक दूसरी बड़ी वजह भी है। ये वजह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का पुराना सीमा विवाद। जी हाँ, इन दोनों देशों के बीच भी सीमा का विवाद है और उसका कारण है दोनों देशों में मौजूद पश्तूनों की आबादी। 1893 में अंग्रेजों ने जिस ड्यूरंड लाइन को खींचा था वो पाकिस्तान अफगानिस्तान को तो बांटती है, लेकिन ये रेखा दोनों देशों में बसे पश्तून आबादी वाले इलाकों को भी बीच से काट देती है। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त भी अफगानिस्तान ने यह मांग उठाई थी कि दोनों देशों में मौजूदा पश्तून आबादी को अपना अलग देश बनाने दिया जाए, जिसका नाम होगा पश्तूनिस्तान। लेकिन तब पाकिस्तान ने उस मांग को खारिज किया, यह कहकर कि पश्तून आबादी तो पाकिस्तान का हिस्सा है। पश्तूनों की आबादी वाले इलाके में गरीबी के हालात ज्यादा हैं। वो इलाके अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों की तुलना में कम विकसित हैं। यही वजह है कि इन इलाकों से ड्रग्स का कारोबार खूब फला फूला, जो बाद में तालिबान के पैसों का जरिया भी बना।
और इसी से जुड़ी एक बात यह भी है कि गरीबी और कम विकसित होने के चलते तालिबानियों के लिए यह इलाका सॉफ्ट टारगेट रहा, क्योंकि यह अक्सर माना जाता है कि जिन इलाकों में शिक्षा और विकास नहीं पहुंचता वहां आतंकवादी अपनी सोच को पहुंचाने और लोगों का ब्रेन वॉश करने में आसानी से कामयाब हो जाते हैं। चूंकि पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, वहां के पश्तून आबादी के बीच अपनी बिरादरी को लेकर ज्यादा कट्टरता है। इसी सोच को काउंटर करने के लिए 1988 में पाकिस्तान के तत्कालीन शासक जियाउल हक ने पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके में कई सारे मदरसे की स्थापना करवाई। मकसद था उसमें उन्हीं पश्तूनों को इस्लाम की शिक्षा दी जाए ताकि वो पश्तून आइडियोलॉजी से ऊपर या अलग हटकर इस्लाम को सबसे ऊपर माने और सिर्फ उसी को फॉलो करें। इसी के लिए हजारों मदरसे खुलवाए गए। एक अनुमान के मुताबिक तब डुरंड लाइन के दोनों ओर करीब 30 लाख पश्तूनों ने उन मदरसों में इस्लाम की शिक्षा ली और बाद में करीब 15 लाख पश्तून अफगानिस्तान भी चले गए। तो कुल मिलाकर पश्तून की आबादी पाकिस्तान के लिए खतरा है, क्योंकि हमेशा से वो पश्तूनिस्तान नाम से अलग देश की मांग कर रहे हैं और इसके लिए वो आजादी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और इसी पश्तून समुदाय से ही तालिबान के लड़ाके भी आते हैं। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान का समर्थन तालिबान को लगातार जारी है। मौजूदा वक्त में एक बार फिर पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान अगर तालिबान का साथ देगा तो पाकिस्तान के भीतर जो पश्तून समुदाय अलगाववाद के रास्ते पर चल रहा है उसे तालिबान का साथ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के भीतर इसी पश्तून कम्युनिटी का सबसे बड़ा गुट है तहरीक तालिबान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। ये जंग है पश्तून आबादी के लिए नए देश की। टीटीपी कैसे बना, इसे संक्षेप में समझते हैं। जब 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला बोला तो तालिबानी और अलकायदा के आतंकी भागकर पाकिस्तान की सीमा में घुस गए। यूएसआईपी यानी यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की एक रिपोर्ट बताती है कि अफगानिस्तान से भागे उन तमाम आतंकियों ने तब पाकिस्तान के फाटा इलाके में शरण ली। फाटा मतलब फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। इस इलाके का अपना इतिहास है। नक्शे पर आप देख सकते हैं, छोटा सा इलाका है लेकिन यहाँ पश्तून जाति के लोगों की बड़ी आबादी रहती थी। पश्तो बोलने वालों की संख्या यहाँ 95% के करीब थी। 1947 में बंटवारे के बाद से ये इलाका पाकिस्तान सरकार के मातहत में था, लेकिन 2018 में इसे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मिला दिया गया। अफगानी तालिबान के नेता गरीबी और अशिक्षा वाले इस ट्राइबल एरिया में लोगों को अमेरिका और नाटो की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करने लगे। इसमें आतंकियों के कई छोटे छोटे गुट तैयार हुए और बाद में 2007 में आतंकी बैतुला मसूद की अगुवाई में एक बड़ा संगठन बनाया गया जिसका नाम दिया गया टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। शुरुआत में टीटीपी का मुख्य उद्देश्य शरिया कानून को पालन कराना, यूएस और नाटो के खिलाफ जंग लड़ना था। लेकिन पश्तूनों के अलग देश की मांग के साथ टीटीपी के निशाने पर पाकिस्तान की सेना भी आ गई। 2007 से लेकर 2014 के बीच टीटीपी ने पाकिस्तान के भीतर ही कई बड़े हमलों को अंजाम दिया, जैसे 2011 में कराची के एयरबेस पर बड़ा हमला, 2014 में कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला और इसी साल पेशावर के आर्मी स्कूल पर हमला कर पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को उसने हिला दिया। पेशावर आर्मी स्कूल पर हमले के बाद टीटीपी के गढ़ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ज़रबे अज़्ब। इसमें अमेरिकी ड्रोन की भी मदद ली गई। उस ऑपरेशन ने टीटीपी को बड़ी चोट पहुंचाई, लेकिन 2019 के बाद से टीटीपी दोबारा से खड़ा हो रहा है और 2014 के ऑपरेशन ने टीटीपी को पाकिस्तानी सेना का और बड़ा दुश्मन बना दिया। मई 2021 में यूएसआईपी की आई ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी अब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं, पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी अपने पांव जमा चुका है। 2020 में पाकिस्तान के दो और संगठन जमातुल अहरर और हिजबुल अहरर भी टीटीपी में शामिल हो गए। इस साल की शुरुआत से ही टीटीपी ने पाकिस्तान में आतंकी हमलों को अंजाम देने की शुरुआत कर दी है। अच्छा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में ये जो उसने तालिबानी दांव खेला है ये क्यों भारी पड़ने वाला है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, टीटीपी हो या तालिबान हो, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही पश्तून लड़ाके हैं और दोनों की विचारधारा भी एक है और दोनों के आपसी संबंध भी है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद तालिबान पर भरोसा कर रहा है। उसे लग रहा है कि अफगानी तालिबान के नेता पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी की जंग छेड़ने वाली टीटीपी को कंट्रोल करेंगे। पाकिस्तान में से टीटीपी के फ़कीर मोहम्मद और कुछ लोगों को वहाँ से राय मिली है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का पूरा राब्ता है
और वहाँ की मुतलका कुव्वतों को कहा गया है कि ये पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, अफ़गानिस्तान की मौजूदा तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी सूरत में भी टीटीपी को इस्तेमाल करने के। पाकिस्तान को लगा कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान उनकी मदद से काबिज हो गए तो उनके जरिए वो पाकिस्तानी तालिबान को भी काबू में कर सकते हैं या फिर उन्हें रोक सकते हैं। लेकिन अफगानी तालिबान ने पाकिस्तान को दो टूक में जवाब दिया है कि तहरीके तालिबान का मसला पाकिस्तान का है, उसमें तालिबान कुछ नहीं करेगा। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में साफ साफ शब्दों में कहा है कि टीटीपी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, उसमें तालिबान कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान खुद उस मसले को सुलझाए। तो यानी तालिबान ने फिलहाल तो पाकिस्तानी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। और आपको यह भी बता दूं कि टीटीपी के कई लड़ाकों को तालिबान ने छोड़ दिया है जो अफगानिस्तान की जेलों में बंद थे। अब वो लगातार क्या हो रहा है आपको वहां से खबरें आ ही रही हैं, तो जाहिर है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो गाइस ये थी वीडियो डिफेंस डिटेक्टिव की, तालिबान और पाकिस्तान के मतलब गठजोड़ के बारे में ये वीडियो इन्होंने बनाई। देखें, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं, तालिबान जो बनाए गए वो अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर बनाए। ये तो पूरी दुनिया के सामने, भाई अमेरिका ने फंडिंग की, पाकिस्तान ने उनको जगह दी, और इस तरह हिस्ट्री में ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, बड़े बड़े आप पॉलिटिशियंस को उठाएं, बड़े बड़े एंकर्स को उठाएं, उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। हत्ता कि अमेरिका खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर चुका है कि हम थे बनाने वाले। जब इन्होंने बनाया सोवियत के ख़िलाफ़, बिल्कुल इन्होंने इसी तरीके से बताया जिस तरीके से इस वीडियो में मौजूद था कि भाई सोवियत के ख़िलाफ़ बनाया और सोवियत को वहाँ पे इन्होंने हराया। हराने के बाद जब गवर्नमेंट बनाने की बात आई अफ़गानिस्तान में दोबारा से, तो आपसी इख्तिलाफ बहुत हो गए थे, जिसके ऊपर कई जंगें हुई, जिसमें फिर एक जो पंशीर के साबका उन्होंने नाम बताया, मसूद जो थे, वो इसमें 9/11 से 2 दिन पहले मारे गए थे। फिर उसके बाद 9/11 हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक्स शुरू हो गई। उसके बाद मतलब पूरा इन्होंने जो हिस्ट्री थी अफ़गानिस्तान की पिछले 25 साल 30 साल के अंदर जो हुआ उन्होंने बताया। अच्छा, इसमें एक छोटी सी इन्होंने क्लिप डाली पाकिस्तानी PTI की जो रहनुमा थी उनकी कि भाई तालिबान हमें जो है कश्मीर लेकर दे देंगे। अरे भाई, कोई दिमाग से काम, मतलब मेरे ख्याल से, मेरी सोच के मुताबिक ये जो मोहतरमा थी वो बिल्कुल दिमाग से जो है ना वो फारिग थी, और उनको बात करने का ना ढंग था, ना तरीका था, ना सलीका था। क्या बात कहाँ पे करनी है उनको ये तक नहीं पता। एंकर उनको आगे से आगे कवर कर रहा था कि यार आप क्या कह रही हैं, पूरी दुनिया आप इसको देखेगी, हंसेगी हम पे, यार आप कहना क्या चाह रही हैं। लेकिन उनको फिर भी बात समझ नहीं आ रही है, वो अपनी बात के ऊपर अड़ गई हैं। बस जो बोल दिया सो बोल दिया, उसको आगे से और तूल दी जा रही है बात को कि यार ये इस तरह थोड़ी ना होता है जिस तरह इन्होंने कहा। और बड़ी हंसी आई मुझे उस टाइम, आपने शायद वीडियो में देखा भी होगा, यार कह रही क्या है और किस तरीके से कह रही हैं। और दूसरी बात इन्होंने की कि पाकिस्तान के आने वाले जो हालात हैं वो बड़े सख्त होंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखें पाकिस्तान को इस टाइम पे दुनिया जो है ना वो एक अलग नज़र से देख रही है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो इस टाइम पे पाकिस्तान को पाकिस्तान की नज़र से नहीं अफ़गानिस्तान की नज़र से देख रहे हैं। अमेरिका ने तो हमेशा पाकिस्तान को जो है अफ़गानिस्तान की नज़र से देखा है, उसने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान भी एक अलग मुल्क है। उसने यही सोचा है कि भाई पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ जो मेरा मफाद है वो किस तरीके का है, और डीलिंग भी इसी तरीके से हुई है हमेशा पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान में इस वजह से भी हालात आने वाले टाइम में बहुत ख़राब होंगे या मुश्किल होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल जो है ना प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान को अभी आगे देखना पड़ेगा कि यार किस तरीके से डील करेगा। अगर वो एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करेगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इदारे, तो कभी तरक्की नहीं कर सकते भाई। आप अगर दुनिया के साथ अटैच रहना चाहते हैं, उनके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको डेवलपमेंट्स करनी पड़ेंगी, कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी आपको। जब तक चेंजिंग नहीं लाएंगे आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। और जो बात की इन्होंने TTP की, TTP दोबारा से मुनज़्ज़म हो रही है पाकिस्तान के अंदर, दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि अब देखें अफ़गानिस्तान में जिस तरह तालिबान की हुकूमत आई, तो TTP को भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो TTP थी जिसको एक रहने के लिए एक सेफ जगह मिल गई, ठीक हो गया। अब अफ़गानिस्तान में कोई मतलब मुस्तकिल जो कह सकते हैं या
अच्छी गवर्नमेंट जिसे कह सकते हैं, पावरफुल गवर्नमेंट अभी तक नहीं बनी हुई है। और वो इस टाइम पे अफगानिस्तान की ये कंडीशन नहीं है वो किसी भी दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ सके या किसी ऐसी तंजीम के ख़िलाफ़ लड़ सके, उनके ऊपर किसी तरीके से छापा मार कार्रवाई कर सके। इस टाइम पे अफगानिस्तान के तालिबानों की वो कंडीशन नहीं है। इस टाइम पे तो वो यार खुद इस टाइम एड के मुंतज़िर हैं, उनको एड चाहिए, खाना पीना चाहिए, उनको डॉलर्स चाहिए, उनको कारोबार स्टेबल्स करने हैं अपने। और जिस तरह इन्होंने तालिबान के तर्जुमान की बात की, सुहेल शाहीन, वो इंटरव्यू में गालिबन मैंने देखा था, जिरगा था गालिबन, या हाँ जियो न्यूज़ का जिरगा ही मेरे ख्याल में था, या शादिब खानज़ादा के साथ का इंटरव्यू था, मुझे भी सही तरह याद नहीं है। लेकिन उसमें वाकई सुहेल शाहीन ने यही बात की थी कि यार ये पाकिस्तान का इंटरनली मामला है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने, पाकिस्तान के उलमा बैठे टीटीपी के साथ बात करें, हमारा कोई लेना देना नहीं है अफगानिस्तान का या अफगान तालिबान का, इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया ने हमेशा से जो है बहुत अफगानिस्तान के मामले में बहुत दूर अंदेशी का मुजाहरा किया है। कभी भी मतलब किसी भी गवर्नमेंट को उन्होंने उस तरह डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया है। आराम से वो बैठे, उन्होंने देखा भाई ये चल सकती है नहीं चल सकती, उसके बाद किसी गवर्नमेंट का ऐलान किया है। और अच्छा, तालिबान के बारे में इंडिया हमेशा से एक इंडिया की पॉलिसी रही है कि दो टोक रहा है इंडिया, और इंडिया ने हमेशा खुल के मुखालफत की है तालिबान की। ये दगी छुपी किसी से बात ही नहीं है। उन्होंने हमेशा कहा है कि भाई ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म है, इन्होंने मुखालफत की है हमेशा। और अभी तक जब तक गवर्नमेंट बन चुकी है तालिबान की अफगानिस्तान में, अभी तक जो अगर आप किसी भी चैनल के ऊपर देखें इंडियन, तो इस टाइम तक वो मुखालफत कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई कि ये चीज़ें आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वो अब तक हम आपको मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह वेस्ट और अमेरिकन कंट्रीज़ कह रहे हैं कि भाई हम देखेंगे कि आप कौन से कानून ला रहे हैं, आप किस तरह की डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, क्या आप लोगों को उनका हुकूक दे रहे हैं, या फिर गोली के और बंदूक के नोक पर ही आप हुकूमत चलाना चाहते हैं। तो बहुत सारे मुल्क इसी इंतज़ार में कि 1, 2, 4, 6, 8 महीने गुजर जाएं, उसके बाद जो है हम देखें कि भाई अफगानिस्तान के अगर हालात बेहतर हो रहे हैं फिर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को तस्लीम किया जाए। और इसी तरीके से इंडिया भी यही देख रहा है कि यार अगर गवर्नमेंट कुछ बेहतर अंदाज से ये चला रहे हैं, कुछ पॉलिसीज़ अगर इनकी समझ में आने वाली, तब इंडिया भी मेरे ख्याल में शायद जाके अफगानिस्तान की हुकूमत को कबूल कर ले और अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ कुछ ना कुछ रवाबित रखे। लेकिन पाकिस्तान को तो देखें, चाहे ना चाहे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को वहाँ की जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे तालिबान की, चाहे किसी की, उसके साथ ताल्लुकात रखना पाकिस्तान की मजबूरी है। क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है और बहुत बड़ी तिजारत एक पाकिस्तान की वहाँ से हो रही है। तो गाइस ये थी वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और किसी वीडियोज़ के ऊपर मैं रिएक्शन दूँ तो लाजमी मुझे कमेंट्स में रेकमेंड कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।